अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि फ़ीमेल के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन कौन कौन से हैं। सबसे पहले ओवरीज होती हैं, ठीक है, देन फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, उसके बाद यूट्रस होता है और वेजाइना होता है, ठीक है। तो ये फ़ीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स आ गए। अब दूसरी चीज़, हमें हार्मोन्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या फीमेल सेक्सुअल साइकिल के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। तो पहला हार्मोन जो है, जो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है, दैट इज़ GnRH, यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और आगे दूसरे हार्मोन जो होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, FSH एंड LH, ठीक है। जो GnRH होता है ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और LH रिलीज़ होते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा फीमेल्स के अंदर कुछ ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो कि फीमेल सेक्सुअल साइकिल के अंदर हेल्प करते हैं, दैट इज़ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये दो हार्मोन जो होते हैं इनको हम ओवेरियन हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये ओवरीज से रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं तो उसमें हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक तो हम उन मतलब बिफोर प्रेगनेंसी जो प्रेपरेशन होती हैं फॉर द कंसेप्शन, ठीक है। तो प्रेपरेशन फॉर कंसेप्शन जो होती है वो हम देखते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजी के अंदर। और दूसरी हम देखते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या चेंजेस हो रही होती हैं, ठीक है। तो जब भी हम फीमेल सेक्सुअल साइकिल की फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे तो उसमें हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है। अब जब हम फीमेल सेक्सुअल साइकिल की बात करते हैं तो उसके अंदर हम दो चीज़ों को देखते हैं। एक हम ओवेरियन साइकिल को देखते हैं, ठीक है, और दूसरा हम देखते हैं एंडोमेट्रियल साइकिल, ठीक है। अब ओवेरियन साइकिल जो होता है इसकी फर्दर 3 फेजेस होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज, ठीक है, प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज, ठीक है। और सेकंड होती है ओव्यूलेटरी फेज, और थर्ड होती है लूटियल फेज, ठीक है। इसी तरह जो एंडोमेट्रियल साइकिल होता है इसकी भी 3 फेजेस होती हैं, ठीक है। पहला फेज होता है इसका प्रोलिफरेटिव फेज, जो कि बिफोर ओव्यूलेशन होता है, मतलब कि अभी ओवरी में ओव्यूलेशन नहीं हुई हुई होती, यानी कि ओवरी के अंदर ये फॉलिकुलर फेज होता है। तो उस टाइम पे यूट्रस के अंदर कौन सा फेज होता है? ये प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, बिफोर ओव्यूलेशन। और सेकेंड इसका फेज होता है सिक्रेटरी फेज, जो होता है आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी कि ओवरी के अंदर ओव्यूलेशन हो चुकी होती है, वहाँ पे अब लूटियल फेज हो रहा होता है। तो उस दौरान जो यूट्रस होता है उसके अंदर कौन सा फेज हो रहा होता है? सिक्रेटरी फेज होता है। और थर्ड इसके अंदर होता है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। तो ये 3 फेजेस हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं ओवेरियन साइकिल। और ओवेरियन साइकिल के कितनी फेजेस हैं? 3 फेजेस। पहली है फॉलिकुलर फेज, ठीक है, सेकेंड इज ओव्यूलेटरी फेज, और थर्ड इज ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉलिकुलर फेज। अब हमें पता है एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है कि ओवरीज के अंदर प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो एट प्यूबर्टी मैंने आपको बताया कि FSH और LH रिलीज़ होंगे, ठीक है। इन्होंने क्या करना है? इन्होंने उन प्राइमोडियल फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना है, ठीक है। ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेंगे।
अब इन फॉलिकल्स के अंदर क्या होगा, हमने कहा था कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो होता है उसके अंदर प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, तो उस प्राइमरी oocyte का साइज़ इंक्रीज़ होता है कितना, 2 to 3 फोल्ड। ठीक है, तो पहला क्या होगा कि साइज़ जो होगा ओवम का वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, कितना, 2 to 3 फोल्ड्स इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और साथ में जो ग्रैन्युलोसा सेल्स थे उनकी पहले सिंगल लेयर थी, तो ग्रैन्युलोसा सेल्स की प्रोलिफ्रेशन होगी। ठीक है, वो प्रोलिफ्रेट करेंगे और उनकी प्रोलिफ्रेशन से क्या होगा कि वो सिंगल लेयर जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, मल्टीपल लेयर के अंदर। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स बन जाएंगी ग्रैन्युलोसा सेल की। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा कि अब हमें पता है सबसे अंदर जो है वो ओवम होता है। ठीक है, या प्राइमरी oocyte होता है, फिर उसके इर्द गिर्द ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं। तो अब ग्रैन्युलोसा सेल्स के बाहर एक और लेयर आएगी सेल्स की। ठीक है, इनको हम कहते हैं थीका सेल्स। ठीक है, मतलब कि जब FSH ने एक्ट किया, ग्रैन्युलोसा सेल्स की प्रोलिफ्रेशन हुई, मल्टीपल लेयर बनी, तो और साथ में क्या बनते हैं, थीका सेल्स बनते हैं। ठीक है, अब थीका सेल्स आगे जाकर डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू द 2 लेयर। एक होते हैं थीका इंटरना, ठीक है, और दूसरे होते हैं थीका एक्सटर्ना। ठीक है, अब ये जो थीका इंटरना के सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये ग्लैंडुलर होते हैं, यानी कि ये सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। और जो थीका एक्सटर्ना होता है वो हमारे पास एक कैप्सूल बनाता है। ठीक है, जिसके अंदर ब्लड वेजल्स होती हैं। अब ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं, ठीक है, ग्रैन्युलोसा सेल्स सिक्रेट करते हैं एक फ्लूइड, और उस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जब एस्ट्रोजन रिलीज़ होगा तो एस्ट्रोजन, अब जाहिर बात है कि जब फ्लूइड की एक्युमुलेशन होगी इन द फॉलिकल तो उसके अंदर एक कैविटी बन जाती है। ठीक है, फ्लूइड फील्ड कैविटी, उसको हम कहते हैं एंट्रम। ठीक है, और इस स्टेज पे जो फॉलिकल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंट्रल फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्रम बन गई फ्लूइड फील्ड कैविटी, क्योंकि ग्रैन्युलोसा सेल ने फ्लूइड सिक्रीट किया, बीच में कैविटी बनी जिसके अंदर ये फ्लूइड आ गया। ठीक है, और उस फ्लूइड के अंदर एस्ट्रोजन प्रेजेंट था। अब ये एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन जो है ये FSH के रिसेप्टर्स को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, जब FSH के रिसेप्टर्स इंक्रीज़ होंगे तो एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH की सिक्रीशन ज़्यादा होगी। FSH की सिक्रीशन जब ज़्यादा होगी तो फिर FSH और एस्ट्रोजन जो है ये दोनों मिल के LH की सिक्रीशन करवाते हैं। कैसे, यहाँ पे ये LH के रिसेप्टर्स को ज़्यादा करेंगे और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से LH रिलीज़ होगा। ठीक है, अब इससे होता क्या है, एस्ट्रोजन ने क्या करवाई, सिक्रीशंस करवाते हैं। ठीक है, सिक्रीशन इंक्रीज होगी, प्लस साथ में जो ओवम है उसका मज़ीद साइज़ इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ओवम यहाँ पे 2 to 3 फोल्ड उसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ था, मज़ीद इसका 3 to 4 फोल्ड्स इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा, और टोटल यानी कि ड्यूरिंग प्रोलिफ्रेशन टोटल जो ओवम का साइज़ इंक्रीज़ होता है वो 10 फोल्ड्स इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब ओवम जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, अब जो एक ओवम जो होगा वो सिलेक्ट होगा। ठीक है, एक ओवम सिलेक्ट होगा और बाकी के सारे डीजनरेट हो जाएंगे। एक ओवम जो है वो आगे जाके मैच्योर ओवम बनाएगा। ठीक है, और बाकी जो हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, और इस स्टेज के ऊपर जो फॉलिकल होता है, ठीक है, जो मैच्योर फॉलिकल बनता है उसका डायमीटर कितना होता है, 1 to 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे ओव्यूलेटरी फेज़, यानी कि ओवेरियन साइकिल का जो सेकंड फेज़ है दैट इज़ ओव्यूलेटरी फेज़। इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ LH सर्च। अब LH सर्च क्या होता है कि जब यहाँ पे ओवेरियन साइकिल जो है जब स्टार्ट होता है तो फॉलिकुलर फेज़ में जो FSH होता है वो ज़्यादा होता है, LH भी रिलीज़ होता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, लेकिन FSH ज़्यादा रिलीज़ होता है और LH की जो सिक्रीशन होती है वो एज़ कम्पेयर टू FSH कम होती है। ओव्यूलेटरी फेज़ में क्या होता है कि LH की सिक्रीशन ज़्यादा होती है और FSH की सिक्रीशन जो होती है वो LH के मुकाबले में कम होती है, यानी कि LH की सिक्रीशन जो होती है वो 6 to 10 फोल्ड्स होती है। ठीक है, और FSH की सिक्रीशन जो होती है वो 2 to 3 फोल्ड्स होती है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है, तो पहले वहाँ पे बनता है स्टिग्मा।
ठीक है। सबसे पहले स्टिग्मा बनता है और स्टिग्मा में से फ्लूइड जो है वो ऊज आउट करेगा, ठीक है। फ्लूइड की ऊजिंग होगी और उसके बाद जो फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा, ठीक है। फॉलिकल रप्चर होगा। सो जो एक फॉलिकल था, मैच्योर फॉलिकल, उसके अंदर एक स्टिग्मा बनेगा और फिर वहाँ से फ्लूइड जो है वो निकलेगा और उसके बाद फॉलिकल रप्चर होगा और ओवम जो है वो एक्सपेल हो जाएगा। अब होता क्या है कि ये जो FSH और LH रिलीज़ होते हैं, ठीक है, ये क्या करवाएंगे, जो ग्रैन्युलोसा सेल्स और थीका इंटरना सेल्स होते हैं उनसे पहले ग्रैन्युलोसा सेल जो हैं वो फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे थे। अब यहाँ पे इन दोनों सेल से प्रोड्यूस होगा प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। जब ये प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा तो प्रोजेस्ट्रॉन ने इसके दो इफेक्ट होंगे। एक, इसने क्या करना है कि कोलेजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करना है, ठीक है। और दूसरा काम ये क्या करेगा, एक तो सिक्रीशंस को ज़्यादा करेगा, ठीक है, सिक्रीशन इंक्रीज होंगी, प्लस साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होंगे, ठीक है। कि जब कोलेजिनेज एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा कि वॉल की डाइजेशन करेगा ना, कोलेजिनेज है ना, तो कोलेजन फाइबर कोलेजन को डाइजेस्ट करेगा। जब कोलेजन डाइजेस्ट होगा तो वॉल जो है वो वीक हो जाएगी, ठीक है, वॉल वीक हो जाएगी और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जब सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि फ्लूइड इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड ज़्यादा हो रहा है और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो वेजोडाइलेटर है, ठीक है। तो जब वो वेजोडाइलेटेशन करवाएंगे तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तो प्लाज्मा जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगा टूवर्ड द फॉलिकल और जब प्लाज्मा का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो अगेन एज अ रिज़ल्ट फ्लूइड ज़्यादा होगा। तो क्या होगा कि एक तो वॉल जो है वो वीक हो गई है, दूसरा फ्लूइड ज़्यादा हो गया, तो एज अ रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाएगा, ठीक है। और ओवम जो है वो उसमें से ओवरी में से वो एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है और देन वहाँ से वो फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो लास्ट फेज़ आ जाती है ओवेरियन साइकिल की, दैट इज़ ल्यूटियल फेज़। अब इसमें क्या होगा कि जब ओवन जो है वो एक्सपेल हो गया है तो पीछे जो ग्रैन्युलोसा और थीका सेल्स बचे, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द ल्यूटीन सेल्स, ठीक है। और इन ल्यूटीन सेल्स के अंदर लिपिड जो लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं वो एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है, और इनको येलो कलर देंगे और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। अब ल्यूटियल फेज़ में हमने याद रखना है जो कॉर्पस ल्यूटियम है, सबसे पहले इसका क्या होता है कि इसकी प्रोलिफ्रेशन होगी, ठीक है। ऑब्वियसली जब ये प्रोलिफ्रेट होगा तो इससे इसका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा तो इनलार्जमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद सिक्रीशन एंड देन डीजनरेशन। अब जो ये ल्यूटियल फेज़ होती है इसके लिए भी हमें LH चाहिए होता है, ठीक है। LH यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, LH ओव्यूलेटरी फेज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ल्यूटियल फेज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया तो सबसे पहले जो है वो जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसकी प्रोलिफ्रेशन होगी, देन इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें से सिक्रीशन होंगी। अब सिक्रीशंस में क्या होगा कि इसमें से 3 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। पहला हार्मोन जो रिलीज़ होता है दैट इज़ इनहिबिन, सेकंड हार्मोन जो रिलीज़ होता है दैट इज़ एस्ट्रोजन और थर्ड हार्मोन जो रिलीज़ होता है दैट इज़ प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 3 हार्मोन जो हैं वो रिलीज़ होंगे फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो ग्रैन्युलोसा सेल होते हैं, ठीक है, ये ग्रैन्युलोसा सेल इनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेवलप होता है, ठीक है, और ये मेनली प्रोड्यूस करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। जबकि ये जो थीका सेल्स होते हैं, थीका इंटरना के सेल्स जो होते हैं, ये रिलीज़ करते हैं एंड्रोस्टेनिडायोन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है।
ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और इन दोनों हार्मोन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम कहते हैं अरोमाटेज, और वो अरोमाटेज इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द एस्ट्रोजन। ठीक है। अब ये जो इनहिबिन हार्मोन रिलीज़ होता है, इसका क्या फंक्शन होता है कि ये एफएसएच की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, मतलब कि जब इनहिबिन जो है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच रिलीज़ नहीं होगा। ठीक है, और एस्ट्रोजन जो है उसकी सिक्रीशन कम होती है एज कम्पेयर टू द प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, और इसका काम भी क्या होता है कि ये प्रोलिफरेशन करवा रहा होता है। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है ये एंडोमेट्रियम पे जाके एक्ट करता है और वहाँ पे जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं उनके सिक्रीशन को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो पहली स्टेज क्या होती है? प्रोलिफरेशन, इनलार्जमेंट, सिक्रीशन और उसके बाद डीजनरेशन। अब अगर ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो जाए, ठीक है, तो जब वो उसके अंदर यूट्रस में इम्प्लांट होगा तो इम्प्लांटेशन के बाद वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ से HCG हार्मोन रिलीज़ होता है। ठीक है, वो HCG हार्मोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट नहीं होने देता। लेकिन अगर इनकेस फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो आफ्टर 7 to 8 डेज ऑफ ओव्यूलेशन ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये डीजनरेट होगा, और उस स्टेज के ऊपर जब ये डीजनरेट हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कॉर्पस अल्बिकेंस। ठीक है, तो जब कॉर्पस अल्बिकेन बनेगा तो इन तीनों हार्मोन्स की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जब कॉर्पस अल्बिकेन बनेगा तो इनहिबिन की सिक्रीशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसका लेवल जब कम हो जाएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच का रिलीज़ होगा। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू द कॉर्पस अल्बिकेन, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, इट इज़ नोन एज क्या? इन्वोल्यूशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, इन्वोल्यूशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो उस स्टेज को हम कहते हैं ल्यूटिनाइजेशन, और जब वो डीजनरेशन होती है कॉर्पस ल्यूटियम की उसको कहते हैं इन्वोल्यूशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया कि अगर HCG रिलीज़ होगा या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जिसको कहते हैं, अगर ये रिलीज़ होगा फ्रॉम द डेवलपिंग एम्ब्रियो तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं होता। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो फिर ये आफ्टर 7 to 8 डेज डीजनरेट होता है और उसको कहते हैं इन्वोल्यूशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम।